अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा आपका और खैरियत से होंगे आप सब लोग। बाकी वैसे ही लॉकडाउन है, अच्छा तो गुजर ही रहा है, लेकिन साथ साथ जब से सीज़न शुरू हुआ है, सीज़न चल रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा गुजर है। सारी रात बैठ के सीज़न ही देखते रहते हैं। एनीवेज, बैक टू अवर टॉपिक कोर्स। अच्छा जी, आज जो कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, बेसिकली हम मूव ऑन हो रहे हैं टूवर्ड्स द सिंटैक्स ऑफ डॉट नेट। पहले हमने फ्रेमवर्क सारा डिस्कस कर लिया और इसकी जो बेसिक और चीज़ें हैं, तमाम कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ सिंटैक्स की तरफ, कि कैसे कोड को लिखा जाता है और उसकी क्या पार्ट्स और कंपोजिशंस होती हैं, उसको हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता और कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ पीस ऑफ कोड आप लिख सकें, आप समझ सकें उसे। तो आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है सिंटैक्स की तरफ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोगों के साथ मैंने एक बुक भी शेयर की थी सॉफ्ट कॉपी में, उसको भी फॉलो किया करें, उसको पढ़ा करें, उसको रीड आउट किया करें। मैं कोशिश करता हूँ कि उसकी जो स्कीम ऑफ स्टडी है उसको मैं मद्देनज़र रखते हुए ही चलूँ, तो क्योंकि आपके पास एक रीडिंग स्टफ़ मौजूद है तो मैं उसके साथ ही सिंक्रोनाइज रखूँ। कुछ साइड कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं तो वो मैं साथ बीच में इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ। अच्छा, अगर कोई लफ्ज़, अगर मेरे कुछ वर्ड्स थोड़े से सही क्लियर या दाना हो रहे हों तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी जो दाढ़ है उसमें सख्त पेन है, तो मैं बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ, जैसा भी बोल रहा हूँ तो वो बड़ी ख़राब हुई हुई है। एनीवेज, तो काइंडली उसको पढ़ा करें, अगर उसमें से कोई कन्फ्यूजन हो, ये चीज़ें आपको सारी उसमें मिलेंगी, जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सब उसमें मिलेगा आपको। तो उसको पढ़ा करें और कोशिश किया करें कि कुछ ज़्यादा भी पढ़ा करें, ताकि उसमें जो कन्फ्यूजन हो वो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ लिए करें, ताकि हम उसे क्लियर कर लिए करें। अभी ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, इसका ये चैप्टर 2 में आती हैं, जो इसके एडवांस चैप्टर्स हैं फ्रेमवर्क के, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। तो बेसिकली सोर्स फाइल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रीमलाइन में टॉपिक आ रहा है तो मैंने इसलिए लिख दिया कि इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। कुछ ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं ये हम आज देखेंगे कुछ कि क्या होती हैं। सोर्स फाइल लिखा हुआ है, इसमें आइडेंटिफायर्स लिखे हुए हैं, कीवर्ड्स, लिटरल्स, न्यूमेरिकल लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स और कैरेक्टर लिटरल्स लिखे हुए हैं। सोर्स फाइल बेसिकली हम इसको पहले भी देख चुके हैं। सोर्स फाइल बेसिकली हमारी एक, किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम पीस ऑफ कोड को लिख के उसको .vb की एक्सटेंशन के साथ सेव कर दें तो वो हमारी सोर्स फाइल बन जाती है, उसको हम सोर्स फाइल कहते हैं। उसकी कॉलिंग का प्रोसीजर भी हम पहले देख चुके हैं। जस्ट एक एक्सेप्शन होती है जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, कि अगर हमारा ASP का वेब पेज है, एक्टिव सर्वर पेजेस के अंदर अगर हमारा वेब पेज बना हुआ है और उसी वेब पेज के अंदर अगर हमने कोई VB का कोड, .NET का कोड एम्बेड करना हो, अगर हम उसको एम्बेड कर दें तो तब वो जो है हमारा .VB की एक्सटेंशन के साथ हमारा वो पेज या हमारा वो फ्रंट एंड जो है सेव नहीं होगा, उसको हम .ASP के साथ ही सेव करेंगे। बेशक उसमें एम्बेडिंग हो .VB के कोड की, वो उसमें एज एक्सटर्नल कोड उसमें रन होगा, लेकिन जो टोटल पेज है वो हमारा .ASP में ही सेव होगा। बाकी और कुछ ऐसा सच इसमें नहीं है। सोर्स फाइल के बारे में और कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं होती, यही एक एक्सेप्शन होती है कि जब आपका VB का कोड किसी और फॉर्मेट में सेव हो तो वो कौन सी सूरत बनती है। बाकी आप जब भी जो भी लिखते हैं .NET का कोड, उसको टेक्स्ट एडिटर में लिख के .VB की एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं और वही हमारी सोर्स फाइल कहलाती है। उसको कॉल करके हम एग्जीक्यूट करते हैं और अपने आउटपुट्स को जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है आइडेंटिफायर्स आते हैं। कि आइडेंटिफायर्स क्या चीज़ हैं जी? आइडेंटिफायर्स जो बेसिकली होते हैं ये हमारे नेम्स होते हैं, जो कि हम नेम स्पेसेस को असाइन करते हैं। नेम स्पेसेस के बारे में हम आगे भी देखेंगे थोड़ा सा। हम नेम स्पेसेस को असाइन करते हैं, टाइप्स को असाइन करते हैं और टाइप मेंबर्स को। टाइप्स बेसिकली क्या होती हैं? टाइप्स हमारी इनमरेशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, क्लासेस हैं और जो हमने स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स कुछ देखे वो भी टाइप्स में आते हैं, उनको भी हम टाइप्स कहते हैं। इंटरफेसेस जो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं उनको भी टाइप्स में लेकर आते हैं। तो हम आइडेंटिफायर के साथ उसको
अलग से जो जो भी ये हमने टाइप्स मैंने कुछ आपको बताएंगे, हमने कुछ इसको देखा भी था, पहले भी डिस्कस किया था, मज़ीद आगे भी देखेंगे। तो इन अलग अलग आइटम्स को, एंटिटीज़ को हम विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफायर्स हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये हमारे डिफरेंट नेम स्पेसेस हैं जो कि यूज़ होती हैं टू डिफ्रेंशिएट और रिकग्नाइज दोज आइटम्स इन यूनिक वे। इसके अलावा हमारे जो और चीज़ें आइडेंटिफायर्स यूज़ होते हैं वो टाइप मेंबर्स के लिए, टाइप मेंबर्स में हमारे मेथड्स आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं जो कि हमने पहले फंक्शंस डिफाइन किए हैं टाइप्स में। तो उनको कॉलिंग के लिए, उनको बिल्डिंग के लिए जो हमारे चीज़ें यूज़ होती हैं, जिस तरीके से कॉन्स्टेंट्स हैं, जिस तरीके से फील्ड्स हैं, तो उनको हम टाइप मेंबर्स कहते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स यूज़ होते हैं। वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइडेंटिफायर्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली आइडेंटिफायर्स का मकसद होता है। बाकी ये है कि आपका जो आइडेंटिटी इसमें इंपॉर्टेंट ये इसको आइडेंटिफाई करने का तरीक़ाकार ये होता है, आपका जो आइडेंटिफायर है वो किसी भी अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर करैक्टर के साथ शुरू होता है। कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, एनी अल्फ़ाबेट, ABCD, जो भी आप अल्फ़ाबेट लिखना चाहें उसके हम इससे शुरू कर सकते हैं, और इसकी कोई भी लेंथ हो सकती है। आपकी जो नेम स्पेसेस है ना, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कॉन्सेप्चुअल अबाउट दीज आइडेंटिफायर्स। नेम स्पेसेस जो कि हमने पहले पढ़ी हैं लास्ट लेक्चर में, उनको शो करने के लिए हमेशा आप आइडेंटिफायर्स ही यूज़ करते हैं, एक्सेप्ट आइडेंटिफायर्स कोई और ऑप्शन नहीं होती, या फिर क्वालिफाइड आइडेंटिफायर्स यूज़ होते हैं। क्वालिफाइड आइडेंटिफायर्स में बेसिकली आपके कपल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स ही यूज़ हो रहे होते हैं। आप अगर मल्टीपल आइटम्स हैं उनको मल्टीपल आइडेंटिफायर्स के साथ मेंशन करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, बाइंड करते हैं, तो वो आपके क्वालिफाइड आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, और उनको आप यूज़ करते हुए अपनी नेम स्पेसेस को आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी जो नेम स्पेस है आप कोई भी लिख सकते हैं अपनी कोड की हेडर फाइल में, उसको आप शो कर सकते हैं। कोई भी क्लास बना रहे हैं तो उसमें आप शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि नेम स्पेस कोई भी आप नाम दे दें, फॉर एग्जांपल एरिड दे दें, एरिड डॉट प्रोग VBNet, ये हमारी नेम स्पेस बन जाती है। अब इसका जो ये हमारी नेम स्पेस है, क्लास एक क्लास भी बना सकते हैं इसी तरीके से, और उसमें जो फंक्शंस हमने परफॉर्म करने हैं वो फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं उसका हम कोड लिखने के बाद। और ये हमारे जो है बेसिकली आइडेंटिफायर कहलाते हैं, कि जिससे हम अपनी नेम स्पेस को मेंशन भी कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कीवर्ड्स आते हैं। कीवर्ड्स काफ़ी सारे हैं, कीवर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं। ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हम किसी भी मकसद के लिए यूज़ करते हैं, और इसका पूरा एक टेबल है जो कि आपको मैंने बुक और जो सॉफ्ट कॉपी शेयर की है, काइंडली उससे कंसल्ट कीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारे कीवर्ड्स नज़र आएंगे।
ये आपको पता होने चाहिए कीवर्ड्स। बेसिकली जब आप कोई भी कोड लिखेंगे, उसको राइट डाउन करना शुरू करेंगे और लेकर चलेंगे तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको कोट कर देता हूँ, जैसा कि ऐड हैंडलर एक कीवर्ड है। ये बेसिक जो है डॉट नेट की स्टेटमेंट है ऐड हैंडलर। एड्रेस ऑफ है, ये भी स्टेटमेंट एक है जिसका एक मकसद है। फिर उसके बाद एलियास है, ये आपकी डिक्लेयर स्टेटमेंट में यूज़ होती है। जब भी आप कभी भी कोई डिक्लेयर करना चाहें तो उसमें एंड बूलियन ऑपरेटर है, एंड आल्सो भी बूलियन ऑपरेटर है। आपकी जो एनसी है ये भी एक कीवर्ड है जो डॉट नेट में हमारा यूज़ होता है और ये भी डिक्लेयर स्टेटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। अपेंड एक कीवर्ड है ये आपका एज अ सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ होता है फाइल ओपन फंक्शन में। आपने फाइल ओपन फंक्शन में कोई भी एज अ सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ करना हो तो अपेंड हम यूज़ करते हैं। आपका एएस है, वो भी आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ होता है। एज असेंबली का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, इसको हम असेंबली लेवल एट्रीब्यूट स्पेसिफायर के लिए, ऑटो डिक्लेयर स्टेटमेंट के लिए। तो बेशुमार कीवर्ड्स हैं, मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं। इसको आप देख सकते हैं, जो आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी दी है उसमें आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ी सी बात करूँगा अबाउट लिटरल्स। लिटरल्स आपके बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज़ होती हैं विद इन टेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ x इक्वल्स टू वाई इंटू 10, तो इसमें जो 10 होगा बेसिकली इट इज़ कॉल्ड लिटरल। x और y जो है हम उसको लिटरल नहीं कहेंगे। हमारी लिटरल्स को हम यूज़ करते हैं, उनको लिटरल्स कहते हैं। हम किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्राम में हम लिटरल्स कहते हैं। अच्छा, इन लिटरल्स की जो है एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, ये डाटा टाइप्स होती हैं। जस्ट जिस तरीके से हम वेरिएबल्स को डाटा टाइप्स कहते हैं, ये भी हमारी डाटा टाइप्स होती हैं। एज अ डाटा टाइप ही ये प्रोसेस होते हैं लिटरल्स। ये जो 10 है हमारा इंटीजर टाइप के तौर पे ही कंपाइलर प्रोसेस करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल लिटरल्स आते हैं। न्यूमेरिक लिटरल्स में आपकी बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 10.45 कर दूं तो ये न्यूमेरिक लिटरल बन जाएगा। तो इसमें एक या एक से ज़्यादा अगर फ्लोटिंग पॉइंट्स आ जाएं तो उसको हम न्यूमेरिक लिटरल्स कहते हैं। ये भी एज अ इंटीजर टाइप ही प्रोसेस किए जाते हैं कंपाइलर से। कंपाइलर इसको एज अ इंटीजर टाइप ही प्रोसेस करता है कंसिडर करते हुए। आपके जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं बेसिकली जो हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं वर्ड्स उनको हम स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं। तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किए जाते हैं। उसी तरीके से इन कंपाइलर उनको इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हेलो लिखते हैं, इसको ये तुम्हारा स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा, इसको हम स्ट्रिंग लिटरल कहेंगे। सॉरी। इसी तरीके से लास्ट चीज़ मैं आप लोगों के साथ अभी आज के लिए डिस्कस करूंगा वो है हमारे करैक्टर लिटरल्स। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है करैक्टर लिटरल्स में, ये मैं आपको बता दूं कि जो आपकी CHAR टाइप है ना, उसमें जो आप असाइन करेंगे उसको हम करैक्टर लिटरल कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि माई चार इक्वल्स टू तो ये हमारा जो है करैक्टर लिटरल होगा। करैक्टर का अगर इसके अलावा कोई करैक्टर होता है तो उसको हम
करेक्टर लिटरल नहीं कह सकते, क्योंकि करेक्टर्स आपके यहाँ नॉर्मली वैसे भी यूज़ हो रहे होते हैं। इसमें भी देखा जाए तो करेक्टर ही यूज़ हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग लिटरल में आता है। जो आपका इस करेक्टर टाइप में डिक्लेयर हो रहा हो उसी को हम करेक्टर लिटरल कहेंगे। ठीक हो गया। इसमें आई थिंक आज के लिए बहुत है। इसको थोड़ा सा आप रीड आउट भी कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स उसी बुक में से, ताकि और क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई एम हेयर फॉर यू पीपल। तो हम डिस्कस कर लेंगे और ये इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हम आगे मूव करते हुए मज़ीद चीज़ों को देखते जाएंगे।